Namaskar, this is Abhishek Sengupta from Tales and Talks podcast. Friends, everything requires success in life, and success is systematically arranged by skill sets. स्किल सेट्स को बढ़ाना, स्किल सेट्स को कैसे बढ़ाना है, स्किल सेट्स पे कैसे काम करना है, ये एक अलग ही दिशा है. दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डायरेक्शन. Interestingly, most of the corporates these days are focusing on developing the skill sets for their own employees. They want growth. And who are the best people who transform their employees? Yes, they are the trainers. They are the master facilitators. They are the mentors. They are the coaches who help people to transform. My guru says training is transformation. And we have today someone who has traveled more than 21 countries. His tagline in LinkedIn says 12 countries in 12 months. Huge, towering personality from the training industry. So I have none other than Mr. Punkesh Chawla with me for Tales and Talks. Hi, Punkesh. Hi. Nice to have you here. Pleasure is all mine. So interestingly, after this tagline that I went through in LinkedIn yesterday, 12 countries in 12 months. मतलब what is this journey? ये कहाँ से शुरू हुआ? मतलब मैं आपके towering figure पे बाद में आऊँगा. But how did you make this up, this journey? Right. So interestingly, 2024, my digital team approached me and they said, sir, कि आप जिस तरीके से पोस्ट अपनी डालते हो जब भी आप किसी अलग कंट्री में ट्रैवल करते हो फॉर योर वर्क, सो हम लोगों ने सर डेटा गैदर किया एंड वी गेट टू नो दैट यू हैव ट्रैवल्ड मोर देन 14 टाइम्स इंटरनेशनली, बट 12 अलग अलग डेस्टिनेशंस, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस थी. Great. सो उन्होंने आइडिया दिया कि सर वी शुड मेक इट अ हिट, एंड फॉर्चुनेटली वो 2024 में तो था. Abhi 2025 also I've traveled more than 16 times internationally, and by the way 12 different destinations in 2025 also. तो 26 के लिए ये बढ़ के कितना हो जाएगा? हमारा हमेशा से मानना है कि we should make our record every single year and we should only break our record every next year. Wonderful. So I'm trying and hoping to break this record. Let's see what 2026 brings to me. This is going to be a very, very interesting podcast. मेरे आपसे कुछ पहले let us develop it. Layer by layer चलते हैं. Sure. So कहाँ से शुरू होती है इस कहानी की? शुरुआत कहाँ से? Where do we start from? मतलब ट्रेनिंग इंडस्ट्री में your figure is one of the ideologies, one of the identities that people look up to. मतलब वो उस पे हम बाद में जाएंगे, बट जर्नी की शुरुआत करते हैं. कैसे हुआ? सो जर्नी की शुरुआत हुई 2013 में जब मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, एंड वहां पे जॉब करते करते फॉर्चुनेटली मैं मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट भी देखता था और टीम बिल्डिंग एंगेजमेंट भी देखता था. सो टीम बिल्डिंग मेरा शुरू से कोर रहा है, और इसकी शुरुआत के लिए हमको 2008 में जाना पड़ेगा जब मैंने सबसे पहले आउटबाउंड कंपनी को ज्वाइन किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहला प्रोजेक्ट किया था गेल कंपनी का. इट्स अ लॉन्ग बैक, एंड वो 400 लोग का ग्रुप था जो 80 लोगों बैचेस में डिवाइडेड था. एंड वहां से हम, मेरे जो बॉस थे उन्होंने मुझे बोला कि पुंकेश तो गेम्स वगैरह कराता है? मैंने कहा हाँ सर मैं गेम्स कराता हूँ. तो कह रहे टीम बिल्डिंग करानी है. तो 2008 तक मुझे पता नहीं था टीम बिल्डिंग वर्ड होता क्या है. उस समय ट्रेनिंग इतना लाउड, मतलब इतना ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन था भी नहीं, व्हाट आई थिंक, राइट? एग्जैक्टली, बिकॉज उस टाइम पे ना आउटबाउंड ज्यादा चलता था, जहाँ पे जो फैसिलिटेटर्स होते थे वो कर्नल्स होते थे जनरली. बिकॉज ये जो टीम बिल्डिंग की शुरुआत है जो जिसके अंदर हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे लेके चलते हैं, उस जर्नी में बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था आर्मी बैकग्राउंड से. आर्म फोर्सेस के अंदर टीम वर्क का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार रहता है, बिकॉज आर्म फोर्सेस जब भी कहीं जाती है एक साथ में उनको टीम में ही काम करना पड़ता है, राइट? एंड दैट इज वेयर इट्स ऑल ओरिजिनेटेड. So initially outbound, because I was fortunate enough to work with some of the amazing colonels and wing commanders in my past, and उनकी जर्नी से मैंने कुछ अलग सीखा था. तो जब मैंने 2008 में एक ट्रैवल कंपनी में जॉब ज्वाइन की थी, सो वहां से मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था जिसकी शुरुआत टीम बिल्डिंग से हुई. और उस टाइम मुझे टीम बिल्डिंग वर्ड के बारे में नहीं पता था, बट माय बॉस सेड याहू कर लो. उस टाइम याहू बहुत चलता था. करेक्ट. तो मैंने याहू पे जब सर्च किया तो मैंने लगा यार सर तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, मैं ऐसे करवाता हूँ. तो उन्होंने बोला बस ठीक है, अभी ये बड़े ग्रुप में कराना है. तो इस तरीके से उसकी शुरुआत है. तो उसके बाद फिर आपने पहला एफर्ट जो ट्रेनिंग की तरफ अपना पहला झुकाव आपने डाला. सो ट्रेनिंग की तरफ जो मेरा पहला झुकाव था वो बेसिकली 2012 में आया, जब एक कंपनी के लिए हम लोग बैठे हुए थे गुड़गांव में. लॉजिस्टिक कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पर हम उनके डायरेक्टर के साथ बैठे हुए थे. उनका नाम था मिस्टर विशाल. तो जब मिस्टर विशाल से मेरी डिस्कशन हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम गेम्स तो कराओगे, इसका डीब्रीफ क्या दोगे. और 2012 तक मैं गेम्स तो कराता था,
बट डीब्रीफ नहीं पता था मुझे। हम सिर्फ लर्निंग जनरली शेयर करते थे कि आपस में मिलके रहना चाहिए। उसके बाद मुझे डीब्रीफ का जो टर्म है इससे मेरे को अवेयरनेस मिली। उसके बाद जब मैंने और जगह रिसर्च करना चालू किया, दैट्स हाउ आई गेट टू नो कि ये एक छोटा सा गैप है जो टीम बिल्डिंग में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा था। सो उनका जो ग्रुप था उसके लिए मैंने गेम्स के साथ डीब्रीफिंग पैटर्न्स भी अटैच किए। सो डीब्रीफिंग जनरली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप लोगों को रिफ्लेक्ट करवाते हो, क्यों ये किया? उनके साथ क्वेश्चंस पूछते हो, उनको ऑब्जर्वेशंस करवाते हो कि आपने जो इस एंगेजमेंट में सीखा वो क्या सीखा, और आप इसको अपनी कंपनी के अंदर किस तरीके से देखते हो, आप अपनी डेली रूटीन में इसको कैसे इंकलकेट कर सकते हो, आप अपने एनवायरनमेंट को अपग्रेड करने में, अपने एनवायरनमेंट को अपलिफ्ट करने में, खुद को अपलिफ्ट करने में, खुद को पॉजिटिव रखने में आप इसको कैसे इंकलकेट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, एक्शनेबल बना सकते हो। तो 2012 से वो रियल जो चेंज था, जो ट्रांसफॉर्मेशन था, वो आना चालू हुआ। ग्रेट। सो आइडली आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी, एक गैप देखा, और आपने फिर उस गैप के तहत आपने एक मार्केट की एक प्राइस अपॉर्चुनिटी भी देखी। तो प्राइस अपॉर्चुनिटी में हम लास्ट में आपसे बात करेंगे। आई हैव फिगर्ड आउट समथिंग वेरी नाइस अबाउट इट। सो बिफोर वी गो देयर, इंटरेस्टिंगली जो गैप है, जो ट्रेनर का गैप है, और वो आपने नेशनली पहले कुछ किया होगा, व्हाट आई थिंक, हाउ डिड यू टेक इट टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म? सो मेरा यहाँ से जर्नी इंटरनेशनल के लिए सबसे बड़ा किरदार जो मैं सबसे पहले थैंकफुल रहूंगा वो टॉनी रॉबिन्स के लिए रहूंगा, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट मूव व्हिच आई हैव मेड। एब्सोल्युटली। 2015 आई हैव अटेंडेड हिज फर्स्ट वर्कशॉप इन सिंगापुर, ओके। और उससे पहले की भी काफी सारी जर्नी रही है। हाँ। सो बिकॉज ट्रेनर्स, मेरा मानना है कि एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। अगर आप ज्यादातर ट्रेनर्स को देखेंगे तो वो जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशल आज की डेट में, तो वो प्रोग्राम्स देखते हैं, 99 रुपीज का कोई वर्कशॉप है तो वो चले जाते हैं, या फ्री का कोई वर्कशॉप है वहां चले जाते हैं, या 999 का वर्कशॉप है वहां चले जाते हैं। और उस वर्कशॉप में जाने के बाद जैसे ही वो देखते हैं कि वो वर्कशॉप का जो पर्सन है वो उनको अपस्केल कर रहा है, बिकॉज हर वर्कशॉप के अंदर अपसेल होता है। वो बुलाते हैं आपको फ्री में या एक लिमिटेड अमाउंट के साथ वैल्यू बेस्ड एंगेजमेंट के लिए, और बाद में वो आपको अपना ओरिजिनल प्रोग्राम सेल करते हैं जिसकी जो कमर्शियल्स होते हैं वो कंप्लीटली 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स ज्यादा होते हैं इन द एक्चुअल अमाउंट व्हाट यू हैव एक्चुअली पेड। करेक्ट। राइट। सो वो जो गैप था सेल्फ इन्वेस्टमेंट का, वो मेरे को बहुत पहले समझ आ गया था कि जब तक मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ग्रो नहीं करूंगा, मतलब जब तक मेरी खुद की लर्निंग नहीं होगी तब तक मैं आगे कैसे जाऊंगा? और मेरा हमेशा से सबसे सुपर एंड पावरफुल बिलीव रहा है कि दैट आई नीड टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट whosoever अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। सो मेरे को उस समय जब मैंने रिसर्च करी 2014 में, तो मुझको टॉनी रॉबिन्स के बारे में पता लगा था, एंड दैट आल्सो गेट टू नो फ्रॉम अ जेंटलमैन कॉल्ड वन ऑफ माय मेंटर कॉल्ड अमनदीप थिंग। तो उनके थ्रू मुझे टॉनी रॉबिन्स के बारे में पता लगा था। सो आई वेंट टू सिंगापुर फर्स्ट टू अटेंड हिज फर्स्ट वर्कशॉप कॉल्ड टोटल सक्सेस। ओके। सो जहां पे This मैंने is which year? 2015 I've attended first Tony Robbins workshop in Singapore ओके। called Total Success. सो वहां से आपको पहला इंटरनेशनल लर्निंग मिली, और आपका पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कब हुआ? So मेरा पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हुआ 2019 में। हाँ, इट टुक यू गुड टाइम, मतलब 2013 से when you have must have formed up team building group. Right. I think it is 2013. 2013 दिसंबर में हमने उसको फॉर्म किया था। 2014 हमने ऑफिशियली रजिस्टर किया था एज अ ईडीटी प्राइवेट लिमिटेड। Okay. Now from there 2015 में आपने वापस you did your own development towards for the betterment for others, और आप जाके 2019 में आपने अपना पहला कैलेंडर टिक किया। So which was this first country? So I flew to Malaysia as my first country. So how was the experience? क्या था? और वहां से लेके 2025 तक, मतलब हम 6-7 साल आगे आ गए हैं, और 6-7 साल का जो सफर था, बिकॉज देयर वाज कोविड ऑफ कोर्स, द पैंडेमिक इन बिटवीन, उसको हम एक बार के लिए साइड हटाते हैं। तो जो जर्नी थी, आपका कैलेंडर शुरुआती दिनों में कैसा हुआ करता था, और अब कैलेंडर कैसा है? जो आपने बताया अब 16 है, तो पहले क्या था? ओके, सो मैं आपको इनिशियली बताता हूँ ना, जनरली हम लोगों ने क्या चीज देखी। तो बाय द वे मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो मिक्स है। जैसे हम लोग जब लिखते हैं दैट वी हैव ट्रैवल्ड टू 21 कंट्रीज so far, and majorly I've traveled to 12 countries in less than 12 months, 12 different destinations in less than 12 months. So कई जगह पे मैं असिस्ट करने गया हूँ। So for example, I flew to US to assist Tony Robbins. Likewise, since I'm doing my doctorate from Golden Gate University, तो वहाँ पे मुझे मौका मिला था एक प्रोजेक्ट लीड करने का। Right, it was a free project, not a non-paid project, but I loved it because the cohort was small, and they also loved it. I also loved it, being there and creating experience for the people who have traveled from different countries to US, to United States. So शुरुआती जो काउंट ऑफ कंट्रीज था वो एक साल के अंदर 2 या 3 था, या बहुत ज्यादा 4 होता था।
राइट, शुरुआती दिनों के अंदर, क्योंकि हमको इसके लिए B2B से कनेक्ट करना पड़ता है। B2B मतलब जो लोग ऑलरेडी बाहर ग्रुप्स करते हैं, वो हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो हमको इनवाइट करते हैं टू कम देयर, लुकिंग एट अवर प्रोफाइल, लुकिंग एट अवर पर्सोना, लुकिंग एट अवर ऑप्शंस दैट वी आर ऑफरिंग। कि हम टीम बिल्डिंग में हमेशा कुछ नया करते आए हैं। हमारे लिए हम लोगों ने प्रॉप में बहुत इन्वेस्ट किया है। वी हैव इन्वेस्टेड मोर देन 1 करोड़ इन आवर प्रॉप्स ओनली। वाओ। सो दैट्स आर वन ऑफ यूएसपी। तो जितने भी जैसा क्वेश्चंस आप पूछते जा रहे हैं ट्रेनर्स के लिए, सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट वी रिकॉग्नाइज्ड एज अ गैप, कि लोग अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लोगों के पास प्रॉप्स की लिमिटेशन रहती है, वो किसी प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली नहीं लेते, वो रिसर्च में बहुत कम टाइम लगाते हैं, दे डोंट इन्वेस्ट इन द राइट डायरेक्शन, दे डोंट फॉलो द राइट मेंटर्स। आप किसी भी ट्रेनर से पूछिए कि उसने लास्ट वर्कशॉप कौन सी अटेंड करी जिसने उसके एग्जीक्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आया। So there will be hardly a handful of the trainers available who would say proudly that these are the workshop I have done, and this is how I have executed the learnings that I've learned from the particular workshop. Wonderful. Now, if I may see, you are going international. You have invested a good amount in your props. Now, props कई बार कैरी करना, कई बार ले जाना, अपने आप में एक जद्दोजहद, इट्स अ बिग टाइम चैलेंज. हाउ डू यू मैनेज दिस लॉजिस्टिक्स? So ये हमारा इनिशियली टर्म पे जो कॉर्पोरेट्स होता है उनसे डिस्कशन हो जाता है कि हमारा जो एंगेजमेंट है उसके अंदर हमें ये प्रॉप्स लगेंगे। सो जनरली हमारी टीम साथ ट्रैवल करती है, सो ज्यादातर प्रॉप्स हम लोग खुद कैरी करते हैं। अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम उसे 2025 में हम लोगों ने फर्स्ट प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था दुबई से। ओके. सो जो दुबई का प्रोजेक्ट था वो ऑलमोस्ट 180 लोगों के लिए था, एंड इट्स अ बिग वन। सो हम लोगों ने उसके जो प्रॉप्स थे हमने पहले यहाँ से वहाँ कोरियर करवा दिए थे। और कई कंट्रीज के अंदर हम जाके प्रॉप्स परचेस करते हैं जहाँ हमें लगता है कि वहां से हमको इकोनॉमिकली इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो हम लोग जनरली 1 या 2 दिन पहले ट्रेवल करते हैं, जस्ट टू एंश्योर दैट द प्रिपरेशन इज गुड इनफ इन टर्म टू हैव अ स्मूथ एग्जीक्यूशन. So before we take it up ahead, मैं कुछ इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इनके वर्कशॉप्स का वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूँ. जस्ट गो थ्रू देम.
राजेश, एक बहुत आपने इसको ब्रीफली अभी टच किया है इस पॉइंट को, मैं इसमें थोड़ा-सा डीप डिग इन करना चाहता हूँ। अब हम आपकी जर्नी की बात कर चुके हैं, अब हम रियल ट्रेनिंग इंडस्ट्री पे आते हैं। देखिए, सबको ये मौका नहीं मिलता हमारे जो आपके पास, आप जिस तरह से इसको पावरफुली, इम्पैक्टफुली यू आर टेकिंग इट अहेड, एवरीबॉडी डज़ नॉट गेट दिस अपॉर्च्युनिटी और पॉसिबली इज़ नॉट मेंट फॉर इट, व्हाटएवर इट इज़। बट हमारे देश के अंदर कॉर्पोरेट्स ट्रेनर्स हायर करते हैं या ट्रेनिंग असाइनमेंट्स हायर करते हैं। ऐसा क्या है कि उनको उनका पूरा दाम नहीं मिल पाता? बिकॉज़ बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रेनर्स को बहुत लाइटली लिया जाता है कि भैया आपको दे हैव अ फिक्स्ड बजट फॉर ट्रेनिंग। सो व्हाट डू यू हाउ डू यू फोरसी दिस? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? सो मैं इसको बहुत अलग तरीके से देखता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कोटेशन से, पीपल विल ट्रीट यू द वे यू अलाउ देम टू ट्रीट। आप अपने आप को जैसे जेस्चर शो करोगे उस तरीके से सामने वाला आपको जज करेगा। आप आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट आपने अपने पे करी उस हिसाब से लोग आपको जज करेगा। क्यों एक नॉर्मल कोच को और एक आईसीएफ एसीसी या आईसीएफ पीसीसी सर्टिफाइड कोच को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं? एग्ज़ैक्ट बिकॉज उस इंसान ने अपने घंटे, ही और शी हैज इन्वेस्टेड मल्टीपल आवर्स in doing the research, in doing the studies, going with the mentoring, and then understanding what's the gap. So जब तक हम अपने ऊपर खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम वो पैसा मांग ही नहीं पाएंगे, हमारे अंदर से ही नहीं आएगा। आज अगर पुंकेश चावला हर साल अपने ऊपर 13 से 14 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो वो हर वर्कशॉप का एक ऐसा अमाउंट ले सकता है जो उसको वर्थ इट लगेगा। व्हाई? बिकॉज ही नोज दैट व्हाट वैल्यू इज ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। और ये पुंकेश नहीं कह रहा, ये पुंकेश की वर्कशॉप के बाद जो वीडियोस आती हैं, या पुंकेश की वर्कशॉप के 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जो रिजल्ट्स डेवलप होते हैं, या जब वो कंपनी 1 साल के बाद दोबारा डिमांड करती है कि पुंकेश हमें आप ही चाहिए हो, हमें आपका कैलेंडर चाहिए है, हमें वो बताओ जो डेट आपकी अवेलेबल है। आई एम ब्लेस्ड इनफ कि बहुत बार मेरी डेट्स की वजह से क्लाइंट्स की डेट्स चेंज हो जाती हैं बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं उनको नहीं अपनी अवेलेबिलिटी दे पा रहा, बट आई कांट डू एनीथिंग। इफ आई हैव सम कमिटमेंट विद द प्रोजेक्ट, आई हैव टू बी विद दैट प्रोजेक्ट। भैया, ये ऑरा आपने बनाया है। As I said, I'm blessed. मैं हमेशा बोलता हूँ ये, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, it's the universe who has given me the resources Yes. to be who I am today. I'm very thankful. I so believe that because हमको यूनिवर्स किसी न किसी वजह से ही बनाता है और किसी न किसी वजह से ये मैसेजेस दिलवाता है, Exactly. और इंटरनेशनली आप कर रहे हैं। मेरे को तो इस बात से बहुत फैसिनेशन। अच्छा, एक चीज़ जो आप कह रहे थे अभी, मेरे को एक एक ट्रेनर को अपने अपने हिसाब से, मतलब अपने अपने ओहदे के हिसाब से, या जो वो सोचते हैं उसी हिसाब से उनका प्राइसिंग होता है। आई आई एग्री टू दिस टू एन एक्सटेंट। बट कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप एक क्लाइंट के पास जाते हैं और दोबारा भी जाते हैं, 3 बार जाते हैं। सो दिस इज़ अ बिग टाइम चैलेंज विद द ट्रेनिंग इंडस्ट्री और द मेंटोरिंग कोचिंग इंडस्ट्री कि वो बोलते हैं यार ये पुराना हो गया है, इन्हीं को बार-बार बुलाएँ। आप इसको कैसे काउंटर करते हैं? So हमारे पास मल्टीपल फैसिलिटेटर्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर पुंकेश आज किसी जगह वर्कशॉप करने जाएगा तो पुंकेश विल इंश्योर कि 2nd एंड 3rd ईयर कोई और ट्रेनर जाए। और एक्टिविटीज हमारे पास 120 प्लस एक्टिविटीज हैं। एज आई सेड कि हम लोग का ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट रहा है वो रिसर्च पे रहा है, वो गेम्स पे रहा है। शायद ही कोई ऐसी गेम होगी जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में कहीं पे हो रही हो और हमें उसके बारे में ना पता हो। और ये भी हो सकता है कि ऐसा बहुत रेयर होगा कि वो प्रॉप हमारे पास ना हो, क्योंकि हमारी टीम रिसर्च बहुत करती है। आपने सब कुछ ले लिया, पूरे पूरे विश्व से इतना ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, यू हैव टेकन एवरीथिंग, एवरी एक्टिविटी, दिस इज़ व्हाट। सर इमेजिन, जैसे हम लोगों ने एक्टिविटी को, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा वो एक एक्टिविटी। छोटा-सा कोई स्टोरी, कोई ऐसा एक्टिविटी जो आप शेयर करना चाहते हो, जो बहुत बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा? सो मैं आपको बताता हूँ, एक हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक एक्टिविटी एग्जिस्ट करती थी, पिरामिड चैलेंज। अच्छा। एक एक्टिविटी है जो हमारी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है। मैंने जब रिसर्च किया था तो मुझे पता लगा था कि और भी जो हमसे पहले की कंपनी है, जो इंटरनेशनल कंपनी है, हुँ, हुँ। वो उसको करा रही थी और कुछ लोग इंडिया में भी उसको अटेम्प्ट कर रहे थे। ओके। राइट। तो फॉर्चुनेटली मेरा इजिप्ट जाना हुआ, अच्छा। और इजिप्ट इज All नोन about फॉर pyramids. द पिरामिड। यस। तो मुझे लगा कि मैं इजिप्ट जाके कुछ पिरामिड बेस्ड एंगेजमेंट क्राफ्ट करूंगा, कुछ पिरामिड बेस्ड एंगेजमेंट डिजाइन करूंगा। बट पिरामिड तो हम ऑलरेडी करा रहे थे। जब मैं इजिप्ट गया तो मुझे वहां पता लगा परफ्यूम का ओरिजिन जो था वो इजिप्ट से हुआ था। इज़ दैट सो? एग्जैक्टली। वॉव! तो जब मुझे इसके बारे में पता लगा, मैंने वहां पे फिर थोड़ा सी और इनसाइट्स को गेन किया। और जब हम इंडिया आए तो हम लोगों ने अपनी एक परफ्यूमरी, हम लोगों ने फ्रेग्रेंस बेस्ड एंगेजमेंट बना दी। और ये एंगेजमेंट हम लोगों ने कहा एक वन ऑफ द अल्टीमेट मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर प्लस लेवल की वर्कशॉप करनी थी। हुँ। एंड वो जो कंपनी थी बेसिकली वो मल्टीपल जगह पे ऑलरेडी काफी सालों से एंगेजमेंट्स करती आ रही थी, हुँ। और उसने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑलरेडी एंगेज कर रखा था। हुँ। तो जब वो हमारे पास आए
जब हमसे उनका डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि व्हाट यू हैव टू ऑफर टू डायरेक्टर प्लस प्लस लेवल ऑफ क्राउड, तो हम लोगों ने उनको, बिकॉज मैं इजिप्ट से आया था, हम लोगों ने वो सारा कॉन्सेप्ट क्यूरेट किया था, हमने वो रॉ कॉन्सेप्ट उनको पिच किया एंड दे लव्ड इट. And I will share that video with you, some Sure, glimpse sure. of that engagement. So हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को इतना अल्टीमेट तरीके से डिजाइन किया फ्रॉम द इजिप्ट टू इंडिया टू दिल्ली एनसीआर. जब हम लोगों ने वो फर्स्ट वर्कशॉप एंगेज करी जहां पे लोग परफ्यूम्स को बना रहे हैं, हाँ, परफ्यूम्स का वीडियो, बट फिर भी हाँ. परफ्यूम्स का नाम दे रहे हैं और परफ्यूम्स का प्राइस टैग दे रहे हैं. इतना ही नहीं, परफ्यूम्स को सेल भी कर रहे हैं सेम लोकेशन पे. मतलब you made those directors actually act like sales people altogether. बिकॉज आपको समझना पड़ेगा, हर एक्टिविटी हर जॉनर के लिए नहीं होती. अगर आप डायरेक्टर लेवल्स पे जा रहे हो तो आपको पता है कि उनको डिसीजन मेकिंग, उनको नेगोशिएशन, उनको स्ट्रेटेजी, उनको प्राइसिंग, उनको ये सब चीजें पसंद आती है. बिल्कुल. सो हर क्राउड की अलग डिमांड होती अलग है. demand. सो यू नीड टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि जिस क्राउड को आप डील करने जा रहे हो, कैटर करने जा रहे हो, हु दे आर, where they are coming from, what's their standards, what they will understand, what excite them the most, and इस- accordingly you build. इसके बारे में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरा, बिकॉज यू टच द राइट कॉर्ड. जो स्किल सेट्स हैं या जो स्किल गैप्स हैं, मतलब एक मिडिल लेवल, सीनियर लेवल, उसके बाद एक एंट्री लेवल, हर ग्रुप को आपने केटर किया होगा, आई एम श्योर. अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम अ डायरेक्टर लेवल, बिकॉज योर ऑरा इज बिगर. हाउ डू यू मैनेज इट? मतलब वहां से एकदम से, क्योंकि हो सकता है जो लीडरशिप लेवल पे हैं वहां तो आप बहुत अच्छे से अमलगमेट कर रहे हैं, बट जो एक स्तर है जिसके बिना दुनिया नहीं चलती, दैट इज द वर्कफोर्स लेवल, वहां आप अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? सो अगर मैं गलत नहीं तो आप मुझसे ब्लू कॉलर की बात कर रहे हैं. जी. गुड. सो ये सबसे बड़ी फाउंडेशन है. सो जितने भी ब्लू कॉलर जो टीम होती है, जिसको हम वर्क फोर्स बोलते हैं, Workforce. जिसको मैं फाउंडेशन बोलता हूँ, एब्सोल्युटली. दे आर द फाउंडेशन. बिकॉज जो डिसीजन डायरेक्टर्स लेते हैं उनके वो पे पहले वो उनके बेसिस पे लेते हैं. दे आर द फेस इन फ्रंट ऑफ द मार्केट. सो जब हम जब भी कभी उन लोगों से वर्क फोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले है कि ना, हमें वहां पे कभी ये नहीं दिखाना होता कि मैं हूं. हमें ये दिखाना होता है कि आप कितने जबरदस्त हो, देखो कंपनी आपके ऊपर कितना बिलीव करती है. वो तो आपके वीडियोस में देख लेते होंगे. सो जनरली क्या होता है, जब भी हमारी, जैसे मेरी एंट्री से पहले मेरा पूरा वीडियो रील चलता है, शो रील चलता है, उसके बाद मेरी एंट्री होती है, तो लोगों को लगता है भाई कोई इंसान आएगा, हाई फाई इंग्लिश में बात करेगा, बिल्कुल इधर उधर की बातें करेगा, सिर्फ ज्ञान देगा. और जैसे ही हम स्टेज पे आते हैं, हम सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करते हैं, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग. सो उनके दिल का रास्ता हमें पहचानना होता है, उनके दिल तक उतरना होता है. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पैटर्न दैट आई हैव रिकॉग्नाइज्ड. क्योंकि जो वर्कफोर्स होती है, उनको दिखावा नहीं चाहिए होता, उन्हें कनेक्ट चाहिए होता है, उनको पर्पस चाहिए होता है. और सबसे बड़ी बात है, जो उन लोगों के लिए हम वर्कशॉप स्पेशली डिजाइन करते हैं, या ज्यादातर हमारी वर्कशॉप जो होती हैं, वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट दोनों को कैटर करती है. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी हमको इन्वाइट करती है कि आपको इस प्रोफेशनल स्किल सेट को अपग्रेड करना है. हम बाय वर्च्यू और बाय डिफॉल्ट उसके अंदर हम लोग पर्सनल लाइफ को भी टच करते हैं, बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस इज ऑल सेम, वेरी इंपॉर्टेंट. इज ऑल सेम. सो हम उन्हें बताते हैं कि अगर ये स्किल सेट आप प्रोफेशनली ग्रो करोगे, सो हाउ इट विल इम्पैक्ट देयर पर्सनल लाइफ. वो कैसे ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसको उनके अपने लोग भी चाहने लगेंगे, उन्हें पसंद करने लगेंगे. बिकॉज लोगों को अक्सर वाई चाहिए होता है. वाई आई शुड इन्वेस्ट, करेक्ट. वाई आई शुड इम्प्रूव, मैं ऐसा क्यों करूं. वंडरफुल. अब वर्क, मैं इस क्वेश्चन, मैंने आप बता रहे थे तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है, वो ये है कि से ब्लू कॉलर जॉब्स हैं या सबके, यू आर वन ऑफ दोज facilitators, master facilitators who is traveling all across, correct? अब फॉर इंस्टेंस साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप, इनका कल्चर बहुत डिफरेंट होगा, और या हमारे सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इसका कल्चर बहुत डिफरेंट होगा. अब हमारे कल्चर को तो इट्स इन योर नर्व्स, ये आपके अंदर है. अब आप यूरोप में जाते हैं, वहां एक ब्लू कॉलर जॉब के माइंडसेट को सेम तरीके से रीड करके, सेम साउथ ईस्ट एशिया या गल्फ कंट्रीज में कहीं करते होंगे. सो इनको कैसे आप हैंडल करते हैं सर? सो ऑनेस्टली मैंने अभी तक यूरोप एंड दुबई इन जगह पे कहीं भी ब्लू कॉलर को टच नहीं किया, बिकॉज अगर हमें कहीं इनवाइट किया जा रहा है तो वो बिग बजट्स होते हैं, और वो बजट जनरली हाई लीडरशिप्स के लिए कैटर किए जाते हैं इन जनरल. पर मैं आपको एक चीज इंटरेस्टिंगली बताना चाहूंगा, आई एम बेलबिन सर्टिफाइड. राइट. सो बेलबिन के अंदर हम लोग 9 बिहेवियर्स को टच करते हैं. जो 9 बिहेवियर्स है, ये पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, अलग अलग पर्सनैलिटीज पे. राइट. और इन्हीं बिहेवियर्स में किसी के पास कुछ कम ट्रेड्स है, कुछ हाई ट्रेड्स है.
कुछ लेस ट्रेड्स है, कुछ मोर ट्रेड्स है। इन्हीं ट्रेड्स के ऊपर पूरे सब लोगों का जो बिहेवियर है वो बेस्ड हो रखा है। सो हम लोग जनरली बिहेवियर्स के ऊपर काम करते हैं, और भगवान के आशीर्वाद से आज तक हार्डली ऐसा हुआ होगा, सिर्फ एक वर्कशॉप छोड़ के आज तक कोई ऐसी वर्कशॉप नहीं गई जहाँ पे हमारा कोई ऐसा फीडबैक आया हो कि हम उनको उस लेवल तक एंगेज नहीं कर पाते जिससे कि हमने कमिटमेंट करी थी। वो तो और वो एक वर्कशॉप भी इसलिए बिकॉज वो जो हमें जिसने हमें बिजनेस दिया था, that lady, she was not satisfied, but the other member, they are highly satisfied. so this happens, this is a part of it. But for me, मैं चाहूंगा अगर हम इस लेडी को भी समझ के अपने आप को इम्प्रोवाइज करके उसको जो चाहिए था वो भी दे सके, then we will be on the edge of the perfection. Wonderful, wonderful. So you're seeking perfection every time. This is a great thing. I won't say perfection is just as better as I can. As I said, ki I want to make my record every day, and I want to break my record every single day, every next day, so that I can become better than yesterday. Wonderful. Okay. Corporate is changing. The work environment is changing. Technology is sharply changing. So is mindset. ठीक है. अब एक स्तर है जिसको हम अल्फा कहते हैं. मैं नीचे से आता हूँ. एक जेनजी है. उसके बाद एक हमारा एज ग्रुप हो गया. उसके बाद हमसे सीनियर लोग हो गए. अब एक प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया. सबके माइंड सेट्स या स्किल सेट्स अलग अलग हैं. अब आपका ट्रेनिंग हो रहा उनको कैसे एक जगह पे लाके खड़ा करता है? सो अगर मैं अपनी ट्रेनिंग और की बात करूं तो उसको हम लोग बोलते हैं रैपो बिल्डिंग एंड कमांडिंग. मतलब बिल्डिंग है कमांडिंग. ओके. मेरी वर्कशॉप शुरू होते ही पहले 15 सेकंड के अंदर पूरे क्राउड का कंट्रोल मेरे हाथ में होता है. ओके. अगर मैंने वो छोड़ दिया देन आई विल स्टार्ट लूजिंग द इंटरेस्ट बाय देम. ओके. सो पहला अगर मैं अपनी ट्रेनिंग्स की बात करूं, दैट रैपो बिल्डिंग, हाउ वी बिल्ड द रैपो. एज आई सेड, वंस यू आर देयर ऑन द स्टेज, उनको पता है कि आपके सामने कौन आ रहा है. जब उनके सामने पूरी जर्नी चलती है दैट ही इज द गाय हु इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो पहले उनको पहली एक्साइटमेंट उनका लेवल अप होता है बिकॉज दे नो दैट somebody popular, somebody celebrity figure is coming on the stage. So ये जानबूझ के डिजाइन किया गया because this is also a part of the standards that we have created in market. Right. And दूसरा, adaptability. How soon we adapt the reality. As a trainer, as a trainer, as a facilitator, as a master facilitator, हम अडेप्ट कितनी इजीली, इतनी आसानी से करते हैं. उसके बाद रिसर्च. How well do we research? There are people who are writing so many citations, so many papers. They are doing so many research on these Gen Z and correct. on Gen Z and alphas. So there are a lot of people who are actually doing the research. So we should need to read a lot about them. And as I said, कि मेरे हिसाब से generations कितनी भी आती जाएं, there are certain set patterns जो काफी हद तक सेम रहेंगे. हाँ, मतलब स्टैंडर्ड वाइज अगर देखें तो गुरु जो भी सिखाता है वो एक ऑड टाइम पे होता है और जो शिष्य होता है वो अपने टाइम पे होता है. मतलब ऑफ कोर्स देयर इज अ एज गैप ऑलवेज. इट्स जस्ट कि जिस तरीके से मार्केट चेंज हो रही है, मार्केट शिफ्ट कर रही है, और जिस तरीके से हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं तो हम उनको प्यार ज्यादा दे रहे हैं. आपको और आपकी मेरे टाइम पे अगर हमारे टीचर मारते थे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे और मारते. वेरी ट्रू. राइट. आज की डेट में लाइक हाँ, आप घर में खुद ही उनको नहीं मार सकते बिकॉज आप उनको बहुत लाड प्यार से पाल रहे हो. करेक्ट. मुझे बड़ा अच्छा इंसिडेंस याद आ रहा है. टोनी रॉबिन्स ने बड़ी अच्छी चीज बताई थी कि लव और अफेक्शन जो होता है ना, ये हमें कमजोर करता है. राइट. आप जानवरों को देखो, वो जंगल में पलते हैं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, कोई खाने के लिए उनके पास कुछ प्रॉपर पैटर्न नहीं होता, बावजूद इसके वो स्ट्रांग बनते हैं. और बच्चों को लव मिलता है, अफेक्शन मिलता है, उनको इतना ज्यादा उनको डाउन कर दिया जाता है, कंफर्ट दे देते हैं, बहुत ज्यादा ओवर कंफर्ट उनको आज की डेट में दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका पैम्परिंग लेवल ज्यादा हो जाता है, पेशेंस लेवल डाउन हो जाता है. आई एग्री टू दैट. आई सो एग्री टू दैट. मतलब ये आप तो शायद ट्रेनिंग में जब इंटरनेशनली देखते होंगे आपको ज्यादा ये डिफरेंस दिखता होगा ड्यूरेबिलिटी का, मतलब जो जनरेशन है ना. कंप्लीटली. सो आप जितना उनके बारे में रिसर्च करोगे, जितना उनके बारे में स्टडी करोगे, जितनी एडॉप्शन लेके आओगे, अडेप्टेबिलिटी आपकी स्ट्रांग होगी, उतना आप उस वर्कशॉप को सक्सेसफुल बना पाओगे. दिस इज ऑन द लोअर टर्म. ऑन द हायर टर्म, योर रेपो बिल्डिंग एंड योर कमांडिंग. ये पूरा पैक होता है जिससे आप एक वर्कशॉप को अलग अलग जॉनर को लीड कर सकते हो और उनके माइंडसेट को ग्रैप कर सकते हो. जब आप उनको रीजनिंग देना स्टार्ट करते हो, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू. तो ये बहुत लंबा पैटर्न है बिकॉज आपको ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह की ऑडियंस आपके सामने है और कितने टाइप्स की ऑडियंस होती है. जनरली लोगों को लगता है कि ऑडियंस सिर्फ 2 या 4 तरह की होती है, जो एक्टिव होती है, नॉन एक्टिव होती है, पार्टिसिपेटिव होती है, नॉन पार्टिसिपेटिव होती है.
but there are more than 16 types of audiences जो आपके सामने होती है. Cool. So now ये एक बड़ी अच्छी चीज आपने बताया. जस्ट स्टॉप यू हियर. जो 16 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल के तहत समझाइए. So again, मैं इसको 16 में बाउंड नहीं करना चाहूंगा, but based on my experience over the time that I've gained, so मैं बताऊंगा कि ना अक्सर हमें क्या लगता है कि पार्टिसिपेंट्स कैसे होते हैं, या तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, या फोर्सफुली पार्टिसिपेट करते हैं, या वो पार्टिसिपेट नहीं करते. बट मेरे हिसाब से द ट्रुथ इज डिफरेंट, राइट? बिकॉज अगर हम पर्सनैलिटीज की बात करें तो कई ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनको जो भी आप बोलोगे उनको वो थोड़े टाइम के बाद दे टेक टाइम टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. करेक्ट. देयर आर सम पीपल जो इमीडिएटली आप बोलोगे आपसे कनेक्ट करके समझ जाएंगे. देयर आर पीपल जिन्हें स्लो सुनना पसंद है. अगर आप उनके सामने ज्यादा तेज बोलोगे तो सो देयर लाइक चिल्ला क्यों रहे हो. अरे एंड देयर एट द सेम टाइम पीपल दे विल से थोड़ा सा एनर्जी डाल के बोलो ना. हाँ. सो देयर आर डिफरेंट वेराइटीज. सो आपको एक ऑडियंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है किसी भी वर्कशॉप को एक्सीलेंट बनाने के लिए. वंडरफुल. दिस इज सच अ डीप साइंटिफिक होमवर्क यू आर टॉकिंग अबाउट. मतलब सी, मैं जहां तक जानता हूँ ये एनालिसिस बहुत बड़ी एनालिसिस है कि मेरा क्राउड कैसा है. और व्हाट आई थिंक इज यू मैनेज अ क्राउड विच गोज अप टू द काउंट. कितना हो जाता होगा जो हमने अभी तक का बिगेस्ट मैनेज किया 1200 पीपल इन सिंगल गो, इन सिंगल in single activity. 100 people. Right. And how long? मतलब पूरे दिन 90 minutes only. We have been given 90 minutes to complete that task, and we have done it successfully with the blessings of God. Oh, 1200 is a huge count. Yeah. So which was this country, India? India only, yeah, Oh, of course. Fantastic. Otherwise, my assignments are big. So like I've been associated with Tony Robbins also in a global firewalk team. तो हम लोग जब वहाँ पे फायरवॉक ऑर्गेनाइज करते हैं तो इट्स एन एंटायर ग्रुप. तो हम लोग 60 to 80 लोग होते हैं. जब वो फायरवॉक ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो फायरवॉक होती है 11,000 people, 13,000 people. Recently in US, Los Angeles, we did a firewalk for 11,000 people. In Germany, I did a firewalk. I've arranged the firewalk for 13,000 people. In UK, we did for 12,000 people. Great. Okay, now coming down back to the training part, कॉर्पोरेट पे जाते हैं एक बार. जो आपने सिखाया, जो आपने करवाया, अब आपको उस कॉर्पोरेट ने 1 साल बाद फिर बुलाया. So how do these guys relate? मतलब वहाँ वो एकदम से आपके साथ कनेक्ट करते हैं और they take time और they want the same Punkesh out of them. So देखा जाए तो बिकॉज मेरी जो आइडेंटिटी है मार्केट के अंदर वो एनर्जी से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, राइट? देन कंटेंट, देन डिलीवरी. So there are multiple parameters on which you basically judge or choose the facilitator or the master facilitator for your crowd. So out of all अगर हम बात करें so जब भी कोई भी क्लाइंट, तो जनरली मेरी प्रेफरेंस क्या है कि मैं 1 साल के बाद दोबारा कभी खुद नहीं जाना चाहता. I always want my other facilitators to go and share the experience. But fortunately ऐसा बहुत बार होता है that client want no Punkesh, we want you only. Okay. So उस समय हम एनर्जी तो अपस्केल, एनर्जी सेम और उसको ज्यादा लेके जाते हैं, बट डिलीवरी स्टाइल, the engagement, the parameters, the activities, the props, everything is changed. So it is Punkesh part 1, Punkesh part 2 coming up. You can say that. So wonderful. अच्छा, मैं ना I'll just go through. आपने कल ना कुछ LinkedIn पे पोस्ट किया था. So I have this question. Please. You wanted it to be answered below. So this question is, which country or city has shaped you the most in your journey? There are many, because I've learned something from each country. The best part which I've observed and I learned that's from UK, London. Okay. So UK में क्या जो वेदर है वो बहुत क्विक चेंज करता है. अच्छा. So मेरे हिसाब से वो अडेप्टेबिलिटी हुआ, that how well you are prepared. अगर आप बाहर निकल रहे हो तो जैसे जब मेरा फर्स्ट डे था लंदन में, so what I saw, they were carrying umbrella in their hands. And I was like, ये धूप हो रही है, ये छाता लेके क्यों जा रहे हैं? Classic English type. मैं 7 से 8 मिनट just by walk करके I was heading towards the London Eye. तो मैं थोड़ा सा आगे वहां पे चल के गया, देखा सडनली वहां पे बारिश स्टार्ट हो गई. And then I realized, no, they are not full, I am. So actually, for me, that one word that they shared and which closely correlate with my way of working with my standards, that's called preparation. एक word जो आपको अलग बनाता है दुनिया से, that's called preparation. How well you are prepared for all possible things that gonna come in your way, towards your facilitation, towards your life, towards your business, towards your project. It's for everything, whether our personal life, whether our professional life. So one word that London reframed and given me the sharing call, how well you are prepared, and then you need to adapt as per the environment. Because अगर आप लंदन जा रहे हो तो आपको वहाँ गर्मी नहीं मिलेगी अगर दिल्ली में गर्मी है तो.
Correct. सो आपको उस जगह के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा. Right. So preparation and having a different flavor at different locations and being ready with the adaptation. These are the multiple learning which I've actually gained from UK. One of my best. See, this is one of a fantastic sharing. I must praise this out. Reason being, आपने एक छोटी सी चीज को बहुत अच्छी तरीके से बता दिया. आपने जब जगह चेंज करी, आपने जब अपना एटमॉस्फेयर को बदला, तो आपको उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से बिहेवियरल पैटर्न्स होने चाहिए. आप वंडरफुल. दूसरा क्वेश्चन और है, तो आप लोगों को लिंक्डइन पे जाने की जरूरत नहीं, पॉडकास्ट से समझ लेंगे. सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन. सो व्हाट्स वन एक्सपीरियंस. सो ये क्वेश्चंस पुंकेश के खुद के हैं. सो लेट मी ब्रीफ यू. इन्होंने लिंक्डइन पे डाला था, तो मैंने वहां से निकाल करके, बिकॉज वी आर केटरिंग टू द कॉर्पोरेट, सो हमने वहां से उठा करके आप सबके लिए क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम करके इनसे पूछ रहे हैं, ताकि यू कैन आंसर इट डायरेक्टली. इट्स फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यू नो. सो व्हाट्स वन एक्सपीरियंस दैट चेंज्ड द वे यू लीड और वर्क? दिस इज अ क्वेश्चन यू हैव ओनली पुट. So by the way, there are many such incidents, but Okay. one experience which actually transformed me is called the firewalk trainings. ओके. हम जब टोनी रॉबिन्स के वहाँ पे फायरवॉक की लेन की ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रेनर्स होते हैं, द वे दे शो देयर केयर, the way they are unknown to you, and suddenly once you become a part of that cohort As a team. as a team, uh, the care. If I need to pick one word that lead my way of doing executions, this is what you asked, right? Yes, yes, yes. It's called care. I've learned amazing I've had an amazing experience with the one word called care. They care you so much that you start feeling like they care you better than Mobilize you हो can जाते हैं care. आप. हाँ, what can I do Exactly. for them? What can So I do? caring is one part which actually I've learned from them. I hope that answers your question. So Mukesh, this is what you have achieved. But एक छोटा सा सवाल ये है, आपने कभी किसी कॉर्पोरेट को रिजेक्ट किया है, मना किया है कि यार मैं अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ? सर देखिए, इस सबसे पहले तो हम कोई नहीं होते किसी को रिजेक्ट करने वाले, बट देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिसकी वजह से हम बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं ले पाते. सो अनफॉर्चुनेटली महीने में 30 to 40 ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते, Okay. चाह कर भी या नहीं चाह कर भी, बिकॉज सबसे पहला जो क्लाइंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होती, उसे चाहिए क्या, राइट? ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा इशू. सो अगर उसकी, और हम उनको बोलते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, सो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड TNA, ट्रेनिंग नीड नीड एनालिसिस. एनालिसिस. तो आप उसको पता कीजिए. आप अगर हमें बोलेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स भेज देंगे, आप उनसे पता करा सकते हैं, बट दे जनरली डोंट शो दैट दिस इंटरेस्ट. डिसाइड कि हमको ये चाहिए, आप हमें ये दे दो. सो पहला गैप ऑफ क्लैरिटी होता है. दूसरा बजट्स. उनके बजट्स बहुत ज्यादा डाउन होते हैं. अब एक फैक्ट ये कि वो अपने होटल्स के लिए, डीजे के लिए, ड्रिंक्स के लिए, हर चीज के लिए उनके पास बजट होता है. बट जब भी हम बात करते हैं फैसिलिटेशन की, जब भी हम बात करते हैं लर्निंग की, जब भी हम बात करते हैं ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की जो उनकी कंपनी को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम तक बढ़ाने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी रखता है, करेक्ट. राइट? उनके माइंडसेट को ग्रो करने की पॉसिबिलिटी रखता है, उनके बॉन्ड को क्लोज लाने की पॉसिबिलिटी रखता है. बहुत बार लोग जैसे फीडबैक देते हैं कि आफ्टर द वर्कशॉप उनके वहां पे बॉन्ड चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, कल्चर बिल्डअप हो गया, उनके जो गैप था वो हटा, उनको जो कोई प्रॉब्लम होती थी उसको पता होता था कौन सा ऐसा पर्सन है जो उनकी टीम में सॉल्यूशन दे सकता है. सो अनफॉर्चुनेटली हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट करना पड़ता है, मना करना पड़ता है. रीजन बीइंग ओनली द गैप ऑफ क्लैरिटी, राइट? अवेलेबिलिटी, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल ट्रेनर्स है, तो अवेलेबिलिटी का रेयरली कोई इशू आता है. करेक्ट. ये सिर्फ तब आता है हम एक दिन में 6 वर्कशॉप्स कर सकते हैं. अगर वो 6 वर्कशॉप से ज्यादा होती है तब वहां पे हमारे लिए थोड़ा चैलेंज आ जाता है इन अ सिंगल डे. बट अदरवाइज वी जनरली वी हैव मैनेज्ड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. बट अंटिल अनलेस कि आप सामने वाले के पास क्लैरिटी ना हो या उनके पास बजट की करंट चीज हो, बिकॉज मेरा हमेशा से मानना है कि बजट जो होता है वो आपकी आइडेंटिटी है. Nobody can price me. I know what my worth is. I know what I've invested. I know what kind of prop I've built in. Yes, yes. So I know nobody can teach me कि नहीं यार तुम इतने पैसे ले लो, तो तुम ये कर लो. तो we politely and humbly generally represent our organization and we tell कि see we really respect you, but based on us, because हमारे लिए वो टाइम ब्लॉक हो रहा है, मैन पावर ब्लॉक हो रही है, हम लोगों ने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसका यूटिलाइजेशन है, और जो डेट मैं आपके लिए ब्लॉक करूंगा वो मैं दोबारा उसको रीयूज नहीं कर सकता. Correct. So there's the reason, there's couple of the reason why sometimes we have to Forgo the train. unfortunately, but we have to say no to the workshops. Understood. Understood. अच्छा, एक चीज ऐसी जो आपको लगता है कि कॉर्पोरेट में आपको बदलना चाहिए फॉर द राइट वर्कशॉप्स टू टेक प्लेस, कौन सी वो चीज होगी? यहाँ पे ना क्या होता है, हर कंपनी का कल्चर अलग है. MNC का कल्चर अलग है, MNC का कल्चर अलग है, MSMEs का कल्चर अलग है, स्टार्टअप्स का कल्चर अलग है. बिल्कुल. हर कंपनी का कल्चर अलग होता है. मैटर ये करता है कि जो सबसे टॉप लेवल पे बैठे उनकी सोच क्या है.
तो बहुत बार हमने क्या देखा है कि जो ऊपर टॉप लेवल पे लोग बैठे होते हैं ना, उनकी सोच बहुत अच्छी होती है, दे रियली वांट टू डेवलप देयर टीम, टीम करेक्ट। बट जो उनके डाउन द लाइन टीम मेंबर्स होते हैं, जो मेन लीड कर रहे होते हैं, जिसको कई बार हम लोग बॉटल नेक भी बोलते हैं, सो वो जो क्राउड होता है ना, वहां तक वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं जाती और उसके बाद वो नीचे फ्लो नहीं हो पाती। सो जनरली अगर हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं सिर्फ उन टीम के लिए जो ग्राउंड पे होते हैं, और जो ऊपर लेवल की टीम है उनको पता ही नहीं कि उनको क्या फैसिलिटीज मिल रही है, क्या नहीं मिल रही, क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रही, बिकॉज रियल टाइम तक थोड़ा ना जाके उनसे करेक्ट पूछते हैं। करेक्ट। Hardly there are leaders who actually go on the ground floor to double check. There are many, there would be many, I'm sure. But ये तो अगर मेरे को कोई चीज मौका दिया जाए, कोई भी चीज चेंज करने का, तो मैं टीम के ना सारे लोगों को, स्पेशली जो लीड करते हैं, उन सबको एक साथ लाके जरूर उस कंपनी की मिशन, विजन एंड वैल्यूज को रिआइटरेट करवाना चाहूंगा, सो दैट देयर इज नो गैप। बिकॉज कंपनीज की वैल्यूज ऐसी होती हैं जिसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, राइट फ्रॉम द टॉप ओनर टू द जेनिएटर टू द पीएन, उसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। दैट इज द मोस्ट पावरफुल ट्रेट, और दैट इज द मोस्ट पावरफुल ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव गेन। सो कंपनी की वैल्यूज, मिशन एंड विजन, अगर आप इसको अलाइन करके चलो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन आई डोंट थिंक सो कि कोई भी चीज नामुमकिन है, बिकॉज कंपनीज जो ट्रांसफॉर्म हुई हैं वो भी तो हुई हैं, एंड इफ यू डू द रिसर्च यू विल गेट टू नो दे ट्रांसफॉर्म ओनली बेसिस ऑफ द कल्चर। दिस इज गुड। एक छोटा सा सवाल ये है, आपने इतना कुछ बताया, एक ट्रेनर के पर्सपेक्टिव से 2-3 पॉइंट्स ऐसे बता दीजिए हाउ वन शुड क्रैक अ कॉर्पोरेट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ट्रेनर्स पर्सपेक्टिव। क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो उनको लेने चाहिए? सो मेरी सबसे सबसे पहला लिंक्डइन पे ज्यादातर लोग जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये डालते हैं कि मैंने ये वर्कशॉप करी या वो वर्कशॉप करी। मेरे हिसाब से अगर उस वो वर्कशॉप की स्टोरी डालना चालू करेंगे, दैट द पर्सपेक्ट बिहाइंड इट, द ऑब्जेक्टिव गिवन एंड देन व्हाट यू हैव डिलीवर्ड, सो ये एक अच्छा उनके लिए आइडेंटिटी क्रिएट करना हो सकता है। सेकंड, मैंने अक्सर देखा कि ना जैसे लिंक्डइन में मेरे पास भी बहुत रिक्वेस्ट आती है कि लेकिन आई वांट टू एसोसिएट, या उनको मेरे साथ एसोसिएट होना या उनको प्रोजेक्ट करना। मैं जब उनकी प्रोफाइल देखता हूँ तो उनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल बहुत बेसिक बनी होती है। सो ये उनको अपनी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल, अगर लिंक्डइन पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उनको लिंक्डइन की प्रोफाइल पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। लिंक्डइन पोस्ट अपडेट करनी चाहिए, बिकॉज उनका जो जो सेगमेंट है, जो ट्रेनर्स को चूज करता है, लर्निंग डेवलपमेंट जो डिवीजन को लीड करता है, वो जनरली लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव होते हैं। सो लिंक्डइन अपग्रेडेशन होना चाहिए। सेकंड, जो भी एचआर रेलेवेंट एंगेजमेंट्स होती है उनको वहां पे जाना चाहिए, सो दैट दे कैन मीट न्यू पीपल, दे कैन मीट एचआरस। तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन सेल्फ इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड, उनको अपने नए नए अचीवमेंट्स लेके आने चाहिए मार्केट के अंदर, जिससे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हो टूवर्ड्स दैट लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन। किसी भी लर्निंग एंड डेवलपमेंट में कोई टूल ऐसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया या वो उसके बारे में वहां पे शेयर करें, सो दैट लिंक्डइन से फ्री का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना बहुत आसान है, बहुत सारे लोग करते हैं। बट अगर आपको लिंक्डइन के अंदर अगर आप अपनी एंगेजमेंट को ग्रो करोगे, अपनी एंगेजमेंट को स्केल करोगे विद योर जॉनर, आप अपने अपने केस स्टडीज से, तो ये उनको और बिजनेस लेके आ सकता है। फोर्थ, कि ना प्राइसिंग बहुत मैटर करती है। आप जो प्राइसिंग अपनी रख रहे हो तो आपको पहले थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि जिस लेवल क्या प्राइसिंग रख रहे हो, आपको पहले खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे ये मिल सकता है। करेक्ट। फिफ्थ, आपको लूज करने से प्यार होना चाहिए। कि अगर लेट गो, अगर 5 से 7-8 प्रोजेक्ट जाते भी हैं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आई एम रेडी। बट इस लेवल तक आने के लिए यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड यू नीड टू बी फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड। बिकॉज जब आप 6 महीने खाली बैठते हो ना, और जब आपके ऊपर प्रेशर होता है लोन्स का, ईएमआईज का, और मे बी अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का, तो आप उस केस में वहां पे डाउन चले जाते हो। हमारी इंडस्ट्री के अंदर क्यों आज ट्रेनर 1500 से 2000 में ट्रेनर मिल जाते हैं, 2500 में ट्रेनर मिल जाते हैं? क्योंकि उनका जो विजन है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो कॉन्सेप्ट है, वो उतना एप्ट नहीं है जितना कि वो डिमांड कर सके। आजकल चैट जीपीटी आपको कोई भी कंटेंट 5 मिनट के अंदर आप किसी भी टॉपिक को उठा के कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आपका कंटेंट वहां से मिल जाएगा। बट आपको फिफ्थ, आपको ट्रेनर के साथ साथ एक अल्टीमेट सेल्स पर्सन भी होना चाहिए, राइट। अगर आप खुद की बिजनेस डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, खुद की सेल्स नहीं कर पा रहे, तो आपको वही मिलेगा जो आपको मार्केट में औरों को मिल रहा है, जो आपको मिल सकता है। वो कहते हैं ना दैट, वो कहते हैं कि कोशिश करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले से छूट जाता है, राइट। तो आपको एक सेल्स पर्सन भी बनना पड़ेगा ताकि आप अपनी चीजों को और अच्छे से अपनी चीज को मार्केट कर सको, बेच कर सको। सबसे बड़ी बात है, आप रिसर्च कर सको आपके क्लाइंट के, आपका क्लाइंट कौन है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि हमारे ट्रेड के अंदर या तो आपको असाइनमेंट क्लाइंट से मिलते हैं, या फिर आपको असाइनमेंट B2B कंपनी से मिलते हैं। B2B कंपनी को अपने सर्टेन मार्जिन रखने होते हैं, बिकॉज दे हैव देयर ओन एक्सपेंसेस टू मीट, एंड व्हिच आई कंप्लीटली एग्री। तो अगर आपको अपना कुछ जॉनर बनाना है, देन यू नीड टू एंश्योर कि आपके पास ज्यादा प्रॉप्स होने चाहिए,
ज्यादा में गेम्स होने चाहिए आपके पास, एडुकेट फैसिलिटेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेशन ऐसे होनी चाहिए जो आपके लेवल को अपग्रेड करें, प्लस कुछ ऐसा यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप जाने जाओ मार्केट के अंदर। वंडरफुल वंडरफुल। सो नाउ कमिंग डाउन टू द लास्ट लेग, ये हमारा एक सेक्शन है, लोग कहते हैं जिसको हम, ये सेगमेंट हमारा है, और Okay. आपके बारे में हमने एक बहुत अच्छा सा होमवर्क किया। क्या बात है। हाँ, आपकी टीम या ये मैं बताऊंगा नहीं। ओके नाउ ओके, पीपल से दैट Funkesh is very costly. सीरियसली। So now how do you answer सो that? मैं इसकी शुरुआत एक कोट से करना चाहूंगा, राइट? देयर आर नथिंग एक्सपेंसिव इन दिस वर्ल्ड, योर जेब कांट अफोर्ड, सो यू मेक इट एक्सपेंसिव। Wow. So, for example, a great car which comes above 50 lakh of any value, right? And they have their own price tag. They know why they are selling at that Correct, premium correct, cost. correct. And there is a B category of car, or maybe C category of car, that comes above 10 lakh rupees. If I have a budget of that C category of car, and I'm approaching A to ensure that my negotiation skills are so amazing कि मैं आपको A grade वाली कार को मैं C grade में आऊंगा, तो ये बहुत बड़ी गलती मुझे लगता है कि लोग करते हैं। Correct. सो ए, अगर आपका बजट सी ग्रेड का है तो आपको ए ग्रेड पे जाना नहीं चाहिए, और अगर आप ए ग्रेड को अप्रोच कर रहे हो तो आपको उनका टाइम, उनके टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, उनकी इन्वेस्टमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड हाउ यू गेट टू नो कि वो ए ग्रेड है? डू द रिसर्च, डू द होमवर्क। तो मतलब सिंपल सी चीज है, ए ग्रेड आपको ए क्लास एक्सपीरियंस देगा। एक्सपीरियंस देगा, और सी आपको सी क्लास एक्सपीरियंस देगा। So, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस। देखिए, मैं कभी नहीं बोलता कि कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई सस्ता, कोई महंगा, नहीं। Everybody have their own standards. Absolutely. My standards are such. तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं महंगा हूं। मुझे लगता है I've so two foundations that we have built for our organization. So one, which is by an unknown author, and it's like, why to live in a mediocrity when you have excellence as an option. That is the first standard of our organization. Wonderful. Why to live in a mediocrity when you have excellence as an option? And second, I've learned from Warren Buffett. Warren Buffett said, I've always worked more than I get paid for as an investment to my future. Come again? Warren I've Buffett always- said, Ah. I've always worked more than I get paid for as an investment to my future. So for us, if we have committed 19, we will always deliver 23, 24, 25, or maybe 30 as well. Wonderful. We never settle on 18, 17, or 16, or 15. These are not at all our standards. And on top of it, our workshops are risk-free. So when I say risk-free, which means we openly said our client that if you don't like the workshop, don't pay us. Statement I'm making here. It's mentioned on our website as well. We offer a risk-free policy. So That's which for training, huh? which training, which A class, Nobody. a level of engagement you will find where people are confidently saying. Again, it's not the arrogance, it's the homework that we It's a have done, submission. is It's a the submission. preparation that we have done, Right. is the mistakes that these are the mistakes that we have done. So we've gained so much of experience, and it's also to keep us reminding that we have to deliver the best with no matter what commitment. Wonderful, wonderful. So we have had one of the most engrossing sessions for workshop, mentoring, coaching, and training. Now, as a trainer, if you are looking to crack a corporate, you have the basic mantra, जो मूल मंत्र होता है ना, वो आपके पास है कि कैसे कॉर्पोरेट को रीच करना है। ऑन द कॉन्ट्रास्ट, अगर कोई कॉर्पोरेट को एक अच्छा ट्रेनर चाहिए, उसका दाम सही भी लगाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव यू द बेस्ट ऑफ the learning sessions and the best of methodology, which is going to help your company grow leaps and bounds. Don't forget to like, share, and subscribe the channel. Waiting to see you again.